કાર્યક્રમ હોટ ટોપિક સાથે આપની સમક્ષ હું છું પ્રીતિ તિવારી। દર્શક મિત્રો, આજે પાંચમા તબક્કાનું मतदान થઈ રહ્યું છે। લોકસભા ચૂંટણી 2024નો દેશભરમાં માહોલ છે। નોંધનીય છે કે આજે પાંચમા તબક્કાનું मतदान છે, જેમાં ખાસ જો વાત કરવામાં આવે 6 રાજ્યો અને 2 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની મળીને કુલ 49 બેઠકો પર આજે मतदान થઈ રહ્યું છે। સવાર 7 વાગ્યાથી જ मतदान થઈ રહ્યું છે। 1 વાગ્યા સુધીમાં કેટલું मतदान થયું તેને લઈને જો ઓવરઓલ પર્સન્ટેજ કાઢવામાં આવે તો 1 વાગ્યા સુધીમાં 36.73% જેટલું मतदान થયું છે। સૌથી વધારે मतदान લદ્દાખમાં થયું છે 52.2% આસપાસ। અને આ ઉપરાંત જ્યારે કારણ કે આજે જે બેઠકો ઉપર मतदान થઈ રહ્યું છે, અત્યાર સુધીમાં 4 તબક્કામાં मतदान થઈ ચૂક્યું છે। આ પાંચમા તબક્કાનું मतदान છે। ખૂબ જ ઓછી બેઠકો પર આજે मतदान થઈ રહ્યું છે, પરંતુ જે બેઠકો પર मतदान થઈ રહ્યું છે તેમાંથી ઘણી બધી હાઈ પ્રોફાઇલ બેઠકો છે જ્યાં मतदान થઈ રહ્યું છે। અને ખાસ જો એમાં હું આપને જણાવી દઉં, મહારાષ્ટ્રની 13 બેઠકો પર આજે मतदान છે, ઉત્તર પ્રદેશની 14 બેઠકો પર मतदान છે। આ ઉપરાંત પશ્ચિમ બંગાળની 7, બિહારની 5, ઝારખંડની 3, ઓડિશાની 5 બેઠકો પર मतदान અને સાથે સાથે જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખની 1-1 બેઠક પર मतदान થઈ રહ્યું છે। અને સવારથી જે આંકડાઓ આવી રહ્યા છે, જે અપડેટ્સ આવી રહી છે, એ અમે નિર્માણ ન્યૂઝના માધ્યમથી આપને આપી રહ્યા છીએ। ત્યારે આજે પાંચમા તબક્કાનું ઓવરઓલ હાલ જે સ્થિતિ છે, જે હાઈ પ્રોફાઇલ બેઠકો છે તેના પર ચર્ચા કરશું। અને આ ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે 2 મહેમાનો ઉપસ્થિત છે। આપણી સાથે નિર્મલ શિરોહિયાજી, વરિષ્ઠ પત્રકાર ઉપસ્થિત છે, સાથે સાથે રાજુલ દવે, રાજકીય વિશ્લેષક ઉપસ્થિત છે। નિર્મલજી, निर्माण न्यूज़ पे आपका स्वागत है। राजुल भाई, निर्माण न्यूज़ पर आपने खूब खूब स्वागत। निर्मल जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। वैसे तो पांचवें चरण का जो मतदान हो रहा है, सबसे कम सीट्स हैं, सबसे कम बैठकें हैं जिन पे मतदान हो रहा है, लेकिन बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पे मतदान हो रहा है। आपके हिसाब से पांचवें चरण का जो मतदान है कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, यह जो चुनाव का पांचवा चरण है, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। कारण साफ है कि यहाँ पर राहुल गांधी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं और स्मृति ईरानी भी हैं, और भी अन्य सीटें हैं जिन पर कई महत्वपूर्ण लोग चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं और भी अन्य सीटें हैं। ये 49 सीटें सीमित संख्या है, लेकिन इन सभी सीटों पर सभी पार्टियां लगातार जोर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को इन 49 सीट पर बहुत उम्मीदें हैं। जैसा कि आप ट्रेंड देख रहे हैं चुनाव वोटिंग का, गर्मी बहुत तेज होने की वजह से वोटिंग का जो फ्लो है वो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन परसेंटेज अच्छा है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में शुरू से लेकर आज तक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रहा है। मतलब वो मतदाता निकल कर आ रहा है, सर्वाधिक वोटिंग कर रहा है। देश में अगर सर्वाधिक मतदान का आंकड़ा कहीं निकल कर आ रहा है तो पश्चिम बंगाल में। यह बात हो रही है कि यह मतदाता जो निकल कर आ रहा है, ये किसके लिए? क्या ममता बनर्जी की छवि वहां पर बरकरार है? क्या ममता बनर्जी अपने वोटरों को बांध के रखे हुए, या फिर नरेंद्र मोदी का जिस तरह का देश भर में सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से उनके प्रति आकर्षण चल रहा है, तो क्या लगता है कि हो सकता है कि यह वहां पर ट्रेंड बदले और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में फायदा मिले। जहां तक इस पांचवें चरण का जो दारोमदार है वो पूरा उत्तर प्रदेश पर है। इस बार उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। अमेठी, जहां से गांधी परिवार के राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने वहां पर जाकर वहां से बाहर किया और बहुत बड़े अंतर से हराया। 50,000 वोट के आसपास उन्होंने हराया था, और एक बड़ा अंतर था क्योंकि एक परंपरागत सीट थी। राहुल गांधी की जो पहले लीड रही वहां पर, उस लीड को कम करने के बाद 50,000 वोट और अपने पक्ष में पाना, और यह परंपरा उन्होंने अब कितनी वो बरकरार रख पाती है 2024 में, यह देखना होगा। लेकिन जो परिवर्तन आया है वो रायबरेली में आया है। रायबरेली में सोनिया गांधी ने अपनी सीट को छोड़ा, वे राज्यसभा से गई। उधर राहुल गांधी वायनाड से लड़े जरूर, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 26 अप्रैल आते आते उन्हें लगा, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि वहां पर जिस तरह कम्युनिस्टों ने उनका विरोध किया, मतलब गठबंधन के लोग ही आपस में एक दूसरे का विरोध करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी थोड़े से भयभीत हुए, कांग्रेस थोड़ी भयभीत हुई, और उन्होंने उत्तर प्रदेश लौटने का मन बनाया। यूपी में लौटते समय उम्मीद थी कि अमेठी जाएंगे, लेकिन अमेठी में जाते हुए रायबरेली सुरक्षित सीट तलाशी उन्होंने। लेकिन रायबरेली का माहौल भी इतना आसान नहीं है। देखिए, वहां के लोग जिस तरह से बातचीत वहां पर लोग कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों का ट्रेंड है, लोग बता रहे हैं कि भाई गांधी परिवार के प्रति हमारी आस्था है, गांधी परिवार हमारे से 50 सालों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस समय गांधी परिवार का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है, और राष्ट्र के विकास के साथ राष्ट्र की मजबूती का चुनाव है। और यही वजह है कि वहां के मतदाता एक तरफा मन लेकर नहीं बैठे हैं, बल्कि वो बराबर तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर आंकने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसका फायदा निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पक्ष में कुछ हद तक तो जाता दिख रहा है। हो सकता है जीत का मार्जिन कम ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल तो मुझे आज की तारीख तक तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी जीत रही है। और यदि ऐसा होता है तो मान के चलिए देश भर में चुनाव परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। और मैं 400 पार नहीं, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 420 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के साथ बहुमत प्राप्त करेगी। રાજુલભાઈ, અત્યારે જે સ્થિતિ છે અને પાંચમા તબક્કાના મતદાનની વાત કરીએ, ભલે ઓછી બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું હોય, પરંતુ ઘણી મહત્વપૂર્ણ અને ઘણી હાઈ પ્રોફાઇલ બેઠક પર મતદાન થઈ રહ્યું છે. કદાચ એ બેઠકો એવી છે કે જેના કારણે આસપાસની અન્ય બેઠકો ઉપર પણ ઘણું બધું પ્રભુત્વ જોવા મળતું હોય છે. એટલે ખૂબ જ પ્રચાર થયો છે આ તમામ બેઠકો પર. દરેક પાર્ટીએ પોતાનું જોર લગાવ્યું છે. ત્યારે જે પ્રચારની સ્થિતિ હતી, આ ઉપરાંત તમને આપના મતે આ તમામ બેઠકો પર જે જોર રહ્યું પ્રચાર દરમિયાન, કઈ પાર્ટીનું સૌથી વધારે જોર જોવા મળી રહ્યું છે? સ્થિતિ કેવા પ્રકારની, માહોલ કેવો લાગી રહ્યો છે? પાંચમા તબક્કાની 49 બેઠકો પર પાંચમા તબક્કામાં મતદાન થઈ રહ્યું છે આજે, અને એ સાથે લોકસભાની ચૂંટણી હવે એના અંતિમ અધ્યાયમાં પહોંચી ગઈ છે. જે રીતે આજે 50 બેઠકો છે એમાં મુંબઈમાં પણ બહુ જ મહત્વની બેઠકો છે. થાણાની બેઠક ઉપર એકનાથ શિંદે, મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના પુત્ર શ્રીકાંત શિંદે નસીબ અજમાવી રહ્યા છે. લખનૌમાં રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ, રાયબરેલીમાં રાહુલ ગાંધી, અમેઠીમાં સ્મૃતિ ઈરાની અને એની સામે કોંગ્રેસના કેએલ શર્મા જેવા અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ આજે દિગ્ગજ નેતાઓના ભાવિ આજે ઈવીએમમાં કેદ થશે. ચૂંટણી પ્રચાર અને સંબંધ છે ત્યાં સુધી ભાજપમાં બે જ વ્યક્તિઓએ મહત્વનો પ્રચાર કર્યો છે, અને આ બાબત આપણે અગાઉના ડિસ્કશનમાં પણ ચર્ચી ગયા છીએ. મુખ્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ એ બંને જણા આખા ભારતભરમાં ફરી વળ્યા છે. ઇન્ડિયા ગઠબંધનને એક રીતે જોઈએ તો ઇન્ડિયા ગઠબંધન અત્યારે મજબૂત દેખાય છે. બહારથી અંદરથી કેવું હશે આપણને એનો આઈડિયા નથી, પણ જે રીતે ગઈકાલે પ્રયાગરાજમાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનની સભા થઈ અને એમાં રાહુલ ગાંધી અને અખિલેશ યાદવ વક્તવ્ય ન આપી શક્યા, એટલો બધો લોકોનો સારો થયો. એ જોતા લાગે કે પરિણામો આ વખતે કંઈક જુદા આવે, ભારે આવે. બાકી અનેક વખત હું આપના માધ્યમથી કહેતો આવ્યો છું, આજે ફરી વખત એ વાત દોહરાવું છું કે આપણે જ્યોતિષ નથી એટલે 400 બેઠક આવશે, 400 થી વધારે આવશે એવી રાજકીય પક્ષોની જે વાત હોય છે એમાં એક ચર્ચક તરીકે, એક વિશ્લેષક તરીકે આપણે ન પડવું જોઈએ. अच्छा निर्मल जी, जिस तरह से आपने बताया उत्तर प्रदेश, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों ने अपने हिसाब से बहुत जोर लगाया है प्रचार प्रसार में, क्योंकि आज 14 बैठकों पर यहाँ पे मतदान हो रहा है और वो भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बैठक है. लखनऊ में राजनाथ सिंह, रायबरेली की आपने बात की राहुल गांधी, अमेठी जहाँ से अब इस बार राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो हार उनको दी थी 2019 में, वो शायद बहुत बड़ी हार उनको मिली है. और अमेठी में फिर से स्मृति ईरानी जी लड़ रही है, लेकिन उनके सामने किशोरी लाल शर्मा के लिए जो इस बार प्रचार किया है, प्रियंका गांधी ने बहुत सारी सभाएं की अमेठी में जाके, रायबरेली में भी उन्होंने बहुत सारी सभाएं की थी. क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जिस तरह से प्रचार कर रहा है उत्तर प्रदेश में, कुछ बदलाव हो सकता है? यहाँ पर आपने जिस तरह प्रत्याशी का नाम लिया, कांग्रेस प्रत्याशी कौन है? सोनिया गांधी के जो वहां पर सांसद प्रतिनिधि थे, यानी कि गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली ये सीटों को अपनी एक तरह से प्रॉपर्टी मान के चल रहे हैं ये लोग. वहां का कार्यकर्ता कांग्रेस का इस बात से नाराज है कि भाई क्या एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है आपके पास जो चुनाव लड़ सके? यानी आपको अपने प्रतिनिधि के तौर पर अमेठी किसी को भेजना है, रायबरेली लाना है तो गांधी परिवार का बेटा ही आएगा, उसी को सोनिया गांधी प्रमोट करने आएगी. तो यह नाराजगी कांग्रेस के परिवार में अंदरूनी तौर पर भी है. क्या इतनी बड़ी पार्टी, देश का इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश को 4 प्रधानमंत्री दिए, क्या वो अपने लिए एक प्रतिनिधि, एक सांसद के लिए प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे यूपी के 80 सीटों में से? तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. देखिए, इसी का कांग्रेस की जो परिवारवादी राजनीति है उसका नुकसान वे बहुत लंबे समय से उठा रही है, आज से नहीं. लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब देश के करोड़ों जनता को ये बात समझ में आ रही है
जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह कांग्रेस को आज समेट के रख दिया है। आप मान के चलिए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया गया था, वो मुझे लगता है इस चुनाव में उसकी अंतिम कड़ी पूरी होने वाली है। इस चुनाव में अंतिम कड़ी के तौर पर देश से कांग्रेस मुक्त, और यूपी से हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यूपी में कांग्रेस को एकमात्र सीट की उम्मीद है, रायबरेली की, और वहां भी अगर वो हार जाती है तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, संभलने का मौका नहीं है अब उनके पास। कांग्रेस के पास अगली पीढ़ी नहीं है, अगली कोई लाइन नहीं है, कोई अगली कतार नहीं है जिसके नेता को वो आगे कर सके। उन्होंने खुद ही अपने अपने कुनबे को पूरी तरह बिखेर लिया है। क्या वजह है? कांग्रेस का एक एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा नेता उसे छोड़कर आसानी से चला जाता है, और कोई शिकन नहीं है, नेतृत्व के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं ममता बनर्जी से। वे एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, वे उनकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। वे ममता बनर्जी के सत्ता के जो कमजोरियां हैं, सत्ता की जो कमजोरियां हैं, सत्ता का जो भ्रष्टाचार है, सत्ता का जो गुंडागिर्दी है, अपराध है, अत्याचार है, इन सबके विरुद्ध अधीर रंजन लड़ते हैं। लेकिन वहां पर मल्लिकार्जुन ममता बनर्जी का पक्ष लेकर खड़े हैं। वे अधीर रंजन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनका कल का बयान देखिए कि वहां मैं चाहूंगा वही होगा। और कांग्रेस में वहां ये स्थिति है कि खड़गे के पोस्टर पर काली पोती जा रही है। तो आप देखिए कि इनकी आपसी लड़ाई किस हद तक बढ़ गई है, किस तरह तक ये कुनबा बिखर चुका है, टूट चुका है। और आप बिल्कुल मान के चलिए, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सड़क पर है। कांग्रेस के पास अब विचार करने का समय भी नहीं है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने का। आप मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए, आज कांग्रेस के नेता आज बैठे हैं। कमलनाथ जीतू पटवारी का पहला चित्र आया है चुनाव निमटने के बाद मध्य प्रदेश में। एक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष पूरा चुनाव खत्म होने के बाद आज बैठ रहे हैं। भाई चुनाव के पहले बैठ जाते आप लोग, क्या कर रहे थे अब तक? तो इनकी मानसिकता ही नहीं है, एकजुट रहकर लड़ने की मानसिकता नहीं है। ये पूरा गठबंधन, INDIA का जो गठबंधन बना हुआ है, यह जी इसका कोई संबंध नहीं है, अच्छा बल्कि नेहा जी, ये अपने लिए लड़ रहा है चुनाव। जी जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की आपने स्थिति की बात की, बिहार की अगर बात करें, क्योंकि बिहार में भी बहुत महत्वपूर्ण 2 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। हाजीपुर एक समय पे रामविलास पासवान की बैठक मानी जाती थी, वहाँ से वो लड़ते थे। अब उनके बेटे चिराग पासवान लड़ रहे हैं। और दूसरी एक है सारण बैठक, जो लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है, जहाँ पे उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जी आज लड़ रही हैं यहाँ से। बिहार की स्थिति के बारे में अगर आप विश्लेषण किया जाए, बिहार की इस बार क्या प्रकार की स्थिति है? 2019 में कैसी स्थिति थी? देखिए प्रीति, बिहार की राजनीति हमेशा जातिवाद पर केंद्रित रही है, और निश्चित रूप से जातिगत मतदान होता है, जातियों के आधार पर वहां पर मतदान होता है। लेकिन यह चुनाव बिल्कुल अलग है। आप मान के चलिए, विश्वास करिए, 4 जून को जो परिणाम आएगा वो आपको स्पष्ट कर देगा कि बिहार का चुनाव जाति आधारित नहीं रहा। कारण देखिए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अखिलेश यादव का परिवार, राहुल गांधी का परिवार, लालू प्रसाद यादव का परिवार परिवार चुनाव लड़ रहा है। कहीं पर भी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही है। तो कार्यकर्ता किसके लिए लड़ेगा? वो कार्यकर्ता जो जिंदगी से आपके पीछे झंडे डंडे उठा रहा है, उसका नंबर कब आएगा? वह कब चुनाव लड़ेगा? उसको मौका ही नहीं दे रहे हो आप लोग। तो ऐसी स्थिति में, और ये चुनाव जातिगत नहीं है। देखिए अभी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अचानक उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। वे बिहार में गए, बिहार में जाकर क्या उन्होंने अपने समाज के लोगों को, अपने जाति के लोगों को वहां पर संबोधित नहीं किया होगा? निश्चित उन्होंने आकर्षित किया होगा, और वो अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति देखकर, समाज देखकर, धर्म देखकर अपने प्रतिनिधि नहीं चुन रही है, बल्कि वो समाज। देखिए भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार के आप कार्य प्रणाली देख लीजिए, क्या सड़क बनाते समय देखा जा रहा है कि किस मोहल्ले से, किस शहर से, किस नगर से गुजर रही है? क्या वहां पर अनाज बांटते समय देखा जा रहा है? क्या मेडिकल सुविधाएं देते समय देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज में जितनी भी गतिविधियां वे कर रहे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, वो देश की होती है। રાજુલભાઈ, કારણ કે આ વખતની જે
ચૂંટણીની જો વાત કરીએ, ગુજરાતમાં જ્યારે મતદાન થઈ ચૂક્યું છે ગુજરાતમાં, પણ તેમ છતાં જ્યારે પ્રચાર પ્રસારની વાત થતી હતી, મુદ્દાઓની જો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ આ વખતે ભલે લોકસભાની ચૂંટણી હોય પરંતુ સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર સૌથી વધારે ચર્ચા થઈ અને આવી સ્થિતિ કદાચ દેશના દરેક રાજ્યમાં જોવા મળી રહી છે. અને આજે જે 5મા તબક્કાનું મતદાન છે એની પહેલાં જે પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો, આ પ્રચારમાં પણ ક્યાંય કોઈ રાષ્ટ્રીય મુદ્દો ના દેખાયો, બધી જગ્યાઓ પર સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર વાત થઈ છે. તો આ વખતની ચૂંટણી જે સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત રહી છે તેને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, તેનો લાભ કોને થઈ શકે? આપની વાત બિલકુલ સાચી છે. આ વખતે કોઈ રાષ્ટ્રીય મુદ્દા તો આવ્યા જ નથી. રામ મંદિર અને વિકાસનો મુદ્દો ખબર નહીં કેમ હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયા અને એક પ્રકારનો ડર ઉભો કરવો, એક પ્રકારનો માનસિક તુષ્ટિકરણ કરવું અને ચોક્કસ કોમ પ્રત્યે એક દ્વેષ ઉભો કરવો, ચોક્કસ કોમનો ડર બતાવવો, એ રીતે જ આખી ચૂંટણી પ્રચાર ચાલ્યો આવ્યો છે. અને એક વાત તો એક મહત્વની વ્યક્તિએ તો એવું પણ નિવેદન કર્યું કે જો વિપક્ષ સત્તા ઉપર આવશે તો રામ મંદિર ઉપર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવશે. પ્રીતિ મેડમ, આ વાત છે કોઈ રીતે ગળે ઉતરે એવી નથી. કોઈ આવી મહત્વની રામ મંદિર ઉપર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવશે એવી કોઈ વાત કરે તો એનો અર્થ એ થયો કે એની પાસે પ્રચારનો કોઈ મુદ્દો જ નથી. અને આપણે જો પરિવારવાદની વાત આપણા જો મિત્ર કરતા હોય તો પરિવારવાદ કઈ પાર્ટીમાં નથી. બીજેપીમાં પણ પરિવારવાદ એટલો જ છે, દરેક પાર્ટીમાં પરિવારવાદ એટલો છે. અને જે રીતે આપણા મિત્ર ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારની વાત કરે છે એ રીતે જો આપણે ગણીએ, એમની વાતને આપણે જો ધ્યાનમાં લઈએ, એમની ગણતરીને જો આપણે સાચી માનીએ તો એનો અર્થ એ થાય કે ભાજપના ગઠબંધનને ઓછામાં ઓછી 400 થી 450 બેઠક મળી શકે એવું આપણા મિત્રનું ગણિત આવે છે. જે હોય તે એમની માન્યતા એમને મુબારક. પણ જે રીતે આપે મને કહ્યું એ રીતે આખો પ્રચારનો મુદ્દો કોઈ જ એક પ્રકારના રાષ્ટ્રીય પ્રચારને મુદ્દે મેં આપને કહ્યું એમ તુષ્ટિકરણ ઉપર, કોઈનો ભય બતાવવા ઉપર, અંબાણી અને અદાણીએ કોને ટેમ્પો ભરીને રૂપિયા આપ્યા અને એની સામે એમ પૂછવામાં આવ્યું કે અદાણી અને અંબાણીએ ટેમ્પો ભરીને રૂપિયા આપ્યા હોય તો તમે તપાસ કેમ નથી કરાવતા? આ ઉતરી ગયેલું સ્તર હતું. આમાં સામાન્ય માણસને સ્પષ્ટ વિકાસ, સામાન્ય માણસને સ્પષ્ટ બેરોજગારી, મોંઘવારી, एनो कोई जगह उल्लेख आपने जोवा मळ्यो नहीं। आपसे भी यही सवाल, वैसे तो आपने बताया कि किस तरह से अभी देश में एनडीए बीजेपी एक ज़्यादा, आप जैसे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीट इनको मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि इस बार कांग्रेस जो कदाच चुनाव के पहले जो बहुत निष्क्रिय मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव के प्रचार के दरमियान बहुत अच्छे से प्रचार किया है, वो फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टी जो अलग अलग राज्य के, उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रचार किया। और एक बात जो इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके बहुत सारे मुद्दे आए जिन पे बीजेपी को अच्छे से घेरा भी गया है, जिनका कई सवाल जो कांग्रेस के नेताओं ने पूछे वो बीजेपी के नेता जवाब भी नहीं दे पा रहे। और परिवारवाद की जब आप बात कर रहे थे, राजुल जी ने वही बात की कि परिवारवाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में है, परिवारवाद अब हर पार्टी में। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए अब जनता में उतना, पहले जो 2019 में जो एक मोदी चेहरा, मोदी मैजिक जो था, वो इस बार उतना भी नहीं दिख रहा है। देखिए, पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन आया है वो मतदाता की मैच्योरिटी का आया है। आप मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। मतदाता जागरूक हुआ है। अब तक मतदाता सिर्फ चुनाव चिन्ह देखकर जाता था, अपने प्रत्याशी को देखकर जाता था और उसके सामने स्थानीय मुद्दे हावी होते थे। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, नालियों में गंदगी पड़ी है। अब ये मुद्दे ही नहीं रहे साहब, अब ये मुद्दे नहीं रहे। अब मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक छूते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में इस दौर में शायद नहीं है उनकी पार्टी का कहीं पर अपना प्रत्याशी, लेकिन स्वाति मालीवाल कांड के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो तरीका रहा है तो करने का, जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में उनके कार्यकर्ता हाजिर नहीं थे। और उनका साथ कौन लोग दे रहे हैं? उनका साथ अगर कम्युनिस्ट दे रहे हैं, उनका साथ अगर कांग्रेस दे रही है, उनका साथ अगर समाजवादी पार्टी दे रही है या राष्ट्रीय जनता दल दे रहा है, तो इन सब लोगों के लिए जनता के मन में एक आक्रोश है कि भाई तुम किसके साथ खड़े हो? कल तक जिसे गालियां दे रहे थे, कल तक जिसे तुम अस्वीकार कर रहे थे, जिसे भ्रष्ट बता रहे थे, आज उसकी गलतियों को पर्दा डालने के लिए आप खड़े हो।
जिस जिस अरविंद केजरीवाल का जन्म एक आंदोलन से हुआ, एक ईमानदार आंदोलन से, एक देश में भ्रष्टाचार से लेकर अत्याचार तक जिन जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की आड़ में आंदोलन खड़ा किया और अपना राजनीतिक मंतव्य पूरा किया, वे इसमें सफल रहे। लेकिन आज वे सबसे विफल राजनीतिज्ञ हैं। मान के चलिए बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी भी जमींदोज होने वाली है। ये चुनाव निमट जाने दीजिए, आप बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे। 15 दिन बाद देखिए आप, अरविंद केजरीवाल की पार्टी दो फाड़ में बढ़ने वाली है, दो भागों में विभक्त होने वाली है। यही स्थिति कांग्रेस की भी होने वाली है। कांग्रेस अभी और टूटेगी। कांग्रेस में देखिए, मैं बिल्कुल अस्वीकार नहीं करता इस बात को कि देश की बहुत सक्षम पार्टी है कांग्रेस। देशव्यापी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सिर्फ कांग्रेस है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से जीत भी नहीं पा रही है। पिछले 10 चुनाव में अगर कांग्रेस को का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हुआ है तो उस मुकाबले में हारी है या बहुत टफ फाइट हुई है। अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कितनी जगह पर है, बाकी सीटों पर तो कांग्रेस किसी और से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से जहां लड़ी है वहां पर कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली है या वो टफ फाइट में रही है। तो मान के चलिए कि कांग्रेस ने अपने आप को बहुत सिमेंट दिया है। उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता कांग्रेस के पास ना सिर्फ अपने पास उसके बाद बेहतरीन कार्यकर्ताओं की खोज है, बल्कि सक्षम कार्यकर्ता हैं जो जेब से पैसा खर्च कर पार्टी को खड़े कर सकते हैं। लेकिन वे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास बूथ पर बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। देश में चुनाव लड़ने की प्लानिंग नहीं है। वहां एक परिवार के एक नेता को प्रमोट करने के अलावा कोई रणनीति नहीं बनती है, कोई रणनीति नहीं बनाते, कोई उनका प्लानिंग नहीं है। आप देखिए जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जिसके लिए वो सब एकजुट हो रहे हैं, फिर वहां भी देखिए आप, वहां भी वहां के जो स्थानीय नेता है वो अरविंद केजरीवाल तक के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। वे बिल्कुल स्वाति मालीवाल के पक्ष में एक बयान नहीं आया था। आप इस पूरे चुनाव में देखिए, इस जो लोग महिला के अत्याचार की बात पूरी दुनिया में करते हैं, मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, पश्चिम बंगाल का उठाते हैं, जम्मू कश्मीर का उठाते हैं, लेकिन जब स्वाति मालीवाल की चुप के साथ जाते हैं और वे अरविंद चुप्पी का मतलब है अरविंद केजरीवाल की तरह यदि 7 दिन तक अरविंद केजरीवाल चुप है तो उनके पीछे खड़े लोग भी यदि चुप है तो सारे के सारे उस गुनाह के दोषी यदि हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आज मतदान का प्रतिशत देखिए आप, अच्छा मतदान हो रहा है। बारामूला सीट पर भी आज मतदान है, उस जगह पर भी अगर आज अच्छा मतदान हो रहा है तो मान के चलिए कि देश में लोकतंत्र जितना भी विकसित हो रहा है, बल्कि मतदाता जागरूक हुआ है। और मतदाता की जागरूकता का परिणाम ही है कि इस बार चुनाव परिणाम बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छा चुनाव होगा। वे देश के लिए नेता चुन रहे हैं। आप मान के चलिए ना स्थानीय मुद्दों ने उनको जरूरत है ना कुछ और, वे एक अपने देश के लिए चुनाव नेता चुन रहे हैं जो दुनिया रोशन कर सके, दुनिया में उनको एक अलग दिशा और दशा दे सके। चुनाव ये जो मतदारों की प्रतिशत है 4 चरण तक जितना मतदान हुआ है और 5वें चरण में जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है 36%, 1 बजे तक हुआ है। यानी उतना भी ज़्यादा अभी इस देश में मतदार जिस तरह से आपने बोला कि जागरूक है, उतना भी जागरूक मैं नहीं मान रही हूँ, क्योंकि प्रतिशत मतदान की बहुत ही कम है। अच्छा राजुल भाई आपके पास जी ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया पहले दे दीजिए। देखिए मतदाता जागरूक हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए मतदाता में जो एक निराशा का भाव है, कौन सा मतदाता नहीं गया है। देखिए ये मैं निश्चित मानता हूं कि चुनाव, ये मैं 4 जून की वाली बात कर रहा हूँ। 4 जून को यदि हुए मतदान से ये 60-70% के बीच का जो मतदान हुआ है, इसमें से यदि 70% मतदान 50% से ऊपर का मतदाता यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है, 50% 60% तक अगर वो मतदाता को अपने पक्ष में करने को तैयार हुए, तो मान के चलिए कि विपक्ष के प्रति या विकल्प के अभाव में भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है, एक वजह। और दूसरी है कि वो जो मतदाता कांग्रेस को पसंद करता है, वो जो मतदाता समाजवादी पार्टी को पसंद करता है, वो जो मतदाता आम आदमी पार्टी को पसंद करता है या राष्ट्रीय जनता दल को पसंद करता है, ये जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करता है, उसके पास आशा नहीं है, उसके पास ये उम्मीद नहीं है कि अगर मैं अपने प्रत्याशी को, इस प्रत्याशी को जाकर वोट देता हूं तो क्या यह सरकार बना पाएगा। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मतदाता यह स्वीकार कर चुका है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देश में नहीं है। अब कैसे मान ले, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना राष्ट्रीय जनता दल, ना एनसीपी, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली कोई ऐसी, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, किसी पार्टी का नाम लीजिए जो देश में 50 सीट भी अपने लिए ला सके।
हाँ, यानी आप मान रहे हैं कि इस बार जो सबसे ज़्यादा मतदारों को विश्वास क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में है, लेकिन अलग स्थिति भी हो सकती है, जैसे राजुल भाई ने भी बताया कि हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छा राजुल भाई, આપની છેલ્લી પ્રતિક્રિયા અત્યારે જે સ્થિતિ છે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત નિર્મલભાઈએ જે વાત કરી જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખમાં, કારણ કે મતદાન થઈ રહ્યું છે, જમ્મુ કાશ્મીર પર મતદાન થયું છે અને સારું એવું પ્રમાણમાં મતદાન થઈ રહ્યું છે, તે કેટલી મહત્વપૂર્ણ બાબત? કાશ્મીર અને દરેક જગ્યાએ મતદાન સારું થઈ રહ્યું હોય તો એ તંદુરસ્ત લોકશાહી માટેની નિશાની છે એમ આપણે કહી શકીએ. અને જે રીતે અત્યારે 1 વાગ્યા સુધીના આંકડા આવ્યા છે એ રીતે જોઈએ તો સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં અંદાજે 55 થી 60% જેટલું મતદાન થશે, જે અગાઉના 4 તબક્કામાં, જે 4 સ્ટેજીસમાં જેટલું મતદાન થયું છે 60 થી 65% આસપાસ, એટલું મતદાન આ 5મા તબક્કામાં પણ આવીને ઊભું રહેશે. અને ચોથા અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં સારું થઈ રહ્યું હોય તો એ ચોક્કસપણે નિશ્ચિતપણે લોકશાહી માટે એક સારી નિશાની કહેવાય. પણ સાથે વાત એ પણ છે કે આગામી દિવસોમાં દેશનો રાજકીય નકશો કેવું સ્વરૂપ પકડશે એ 4 જૂન પછી જ આપણને ખ્યાલ આવશે. અને આપણા મિત્ર હમણાં જ કહ્યું એમ આપના અને કોંગ્રેસના 4 જૂન પછી વિભાજન થઈ જશે એવી આપણા મિત્ર આશા રાખી રહ્યા છે. મેં હમણાં આપને કહ્યું એમ એમની આશા એમને મુબારક હોય, પણ કદાચ જો અવળું પરિણામ આવ્યું તો આપણે એમને પૂછી શકીએ કે ભાજપમાં પણ ભાગલા નહીં પડે એવી કોઈ ખાતરી છે, એવું આપણે એમને પૂછી શકીએ. એટલે આવી વાતો કરવી અને એવું પ્રેડિક્શન કરવું એ પણ અત્યારે આ ચર્ચામાં સ્થાને છે. આપણે અત્યારે એટલી જ આશા રાખીએ કે વધારે ને વધારે મતદાન થઈ રહ્યું છે, હજી બીજા છેલ્લા 2 તબક્કા બાકી છે, ત્યારે સારી સંખ્યામાં મતદાન થાય. અને બેન, મહત્વની બાબત એ છે કે શાંતિપૂર્ણ મતદાન થયું છે, કોઈ જગ્યાએ કોઈ તકલીફ નામ આવી નથી. પશ્ચિમ બંગાળમાં જ્યાં સૌથી વધારે તોફાન થવાનો ડર હતો ત્યાં પશ્ચિમ બંગાળમાં શાંતિપૂર્વક મતદાન થયું છે. બિલકુલ 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 રાજુભાઈ, માફ કરજો, સમયનો અભાવ છે. आप બંને મહેમાનો हमारी સાથે જોડાયા. निर्मल जी आप जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद. आपનો ખૂબ ખૂબ આભાર રાજુલભાઈ. તો દર્શક મિત્રો, હાલ કાર્યક્રમ હોટ ટોપિક પર બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.